Exactly 10 seconds. Run your fingers through my hair. Let's go straight. गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन सच्ची कहानी की मनसजा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार किसी दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर भी। बहरहाल, मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं। तो ये एक महान लेखक की महान स्टडी। ठीक, तो थोड़ा नजदीक आइए। देख के निराशा हुई, पर मेरा विश्वास कीजिए, शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडीज भी बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। अनाफ शनाफ कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिनमें अलग अलग रंगों के पेन से करेक्शन किए हुए हैं, एक पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, इरेजर्स, कैंची, एक खंजर। ओह, ये अभी तक यहीं रखा है। लगता है ये यहाँ गलती से रह गया है। अब आप लोग पूछेंगे टाइपराइटर क्यों? अब तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है। तो इस मामले में प्रिमिटिव यानी कि पुराना लेखक हूं, अभी तक टाइपराइटर पर ही लिखना पसंद करता हूं। ये आप मेरा वहम मान सकते हैं। अब इस सारे झाड़ झंखाड़ के पीछे एक छोटा सा बार, जिसमें ब्रांडी, विस्की, स्कॉच, वोडका और 50 शराबों की बोतलें सजी हुई हैं। ये हमें कहीं से भी उस लेखक के जीनियस के बारे में नहीं बतलाता जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ना ही उसकी खासियत या खूबियों के बारे में, लेकिन साथ में उसकी खामियों के बारे में भी कुछ नहीं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों, इस कमरे के दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज बड़ी तरतीब से सजी हुई है। इस .22 की रिवॉल्वर को उठा के यहाँ छुपा देता हूं। लगता है मर्डर के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ बड़े बड़े आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, किताबें हर तरफ सजी हुई हैं, जिसको लिखने वाले को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं।
चलिए गौर करते हैं अपने प्ले के 2 लीडिंग कैरेक्टर्स पे। शुरुआत करते हैं मुझसे। नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होइए। मेरा मतलब है कहानी के उस कैरेक्टर से जो मुझसे इंस्पायर होता है। मैं उसे वैसे ही दिखाना चाहता हूं जैसे मैं दिखना चाहता हूं। लंबा, चौड़ा, काफी स्मार्ट। इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। भड़बोलेपन के लिए माफी चाहता हूं, पर हकीकत यही है। चलिए गौर करते हैं समय के बारे में। हिंदुस्तान में इस वक्त सन 2025 चल रहा है। हाँ बोलो ना भाई, थोड़ा अब आप play में कहेंगे ये बताओ तो सारे जहां में चल रहा है। मैं कहूंगा हिंदुस्तान में बड़े जोर से चल रहा है। ना। हाँ इसी यहाँ ये नंबर, वक्त इसी नंबर। वक्त से पहले आ गया, क्योंकि कहा है ना किसी ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मेरे हाथ में एक खाली गिलास। मैं अपने बार की तरफ बढ़ता हूँ, अचानक रुक जाता हूँ जब देखता हूँ एक अनजान व्यक्ति मुझसे बिना पूछे मेरी स्टडीज में घुस चुका है। वो आदमी बिल्कुल अनजान है। वो बोलना शुरू करता है और मैं जवाब देता हूँ। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। कौन है वो अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो अनजान है सर, हाय, गुमनाम है। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। पहले वो टेप रिकॉर्डर बंद करो। कौन हो तुम? मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा कौन हूँ। हो तुम? दुनिया जहां के प्रसिद्ध राइटर धीरज बरमाते के सामने खड़े होकर मेरा नाम गदगद सूफी है। कौन हो तुम? आपके सेक्रेटरी मुझे आने दिया। मैं घंटों से क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम वही हो जिसने मुझे खत लिख लिख कर परेशान कर रखा है? जी बिल्कुल सही। यह मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। मुझे वो शराब की बोतल दे सकते हो? वो जो तुम्हारे लेफ्ट में रखी। जी खुशी से। तुम लोगे? नहीं मैं नहीं पीता हूँ। नहीं पीते? नहीं बस सावधानी बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के महान जीनियस के सामने खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू हो? हिंदू था, फिर मुसलमान हुआ हूँ, फिर दोबारा हिंदू हो गया। आजकल मैं बोल। बड़े अजीब आदमी हो। जी बड़े तो आप हैं। वैसे अजीब आदमी भी हूँ। वैसे आपको बता दूं कि वेदों से लेकर इस्लाम तक मैंने सब कुछ पढ़ा है। एक ब्रेक और दोगे? बड़ी जल्दी खत्म कर लिया आपने तो। मैंने एडवाइस मांगी तो आपको खुद ले लेनी चाहिए। वो तो लूंगा ही। आगे बढ़ो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इतनी सारी किताबें, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। ये तो विक्रम सेठ है। ये विक्रम सेठ के सिग्नेचर है। ये क्या बात है, क्या बात। सलमान रश्दी, ये सलमान रश्दी साहब है, उसके सिग्नेचर। बिल्कुल। क्या बात। आज भी लोग प्यार और कत्ल में हमेशा वफादार होते हैं। बात है तो तुम राइटर जैसी करते हो। तुम भी राइटर हो? जी नहीं, मैं रीडर हूँ, पढ़ता हूँ और अकाउंटेंट हूँ मामूली सा। वो भी रिटायर्ड। इटावा में संपत और सादर कंपनी के लिए मैं काम करता था।
देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत कमरा है ये। बहुत ही सुंदर। ओ किराया भी उतना ही खूबसूरत है। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही महंगा हो। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो सपना है, क्योंकि मैं इस वक्त मुंबई की धारावी नाम की खोली से आ रहा हूँ। वैसे चेन्नई में ये रूम इससे भी सस्ता था। तो तुम चेन्नई में थे? जी। ठीक उस वक्त जब मैं वहां था। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे, मैं वेलुपुरम के बहुत ही घटिया से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए हैं, दिल्ली की मोरिया शेरेटन से लेकर बनारस के रमदा पैलेस तक। तो तुम बनारस में भी? जी, मैं बनारस में भी था। देखो, मुझे बहुत काम करना है। मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट का समय दे सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी करो। मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। देखिए, मैं बहुत गरीब हूँ और तुम्हें पैसे चाहिए, और वो मेरे पास है नहीं। मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दिया जाए। और जहां तक ये पुलित्जर अवार्ड का सवाल है, हिंदुस्तान में इसको लेके बहुत गलतफहमी है। ये उतने होते नहीं जितना यहाँ समझा जाता है। एंड नाउ लीव माय प्लेस। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, बाहर जाओ। आपने मुझे गलत समझा है। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसे चाहिए। मैं तो इसलिए आया हूँ कि अपने रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन पकड़ा था उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया जैसे? खुफिया, वही बतला रहा हूँ, खुफिया जानकारी। आप सुनिए मेरी बात को। मेरी तुम अजीबोगरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस? नहीं आदरणीय, पुलिस के लिए काम नहीं करता हूँ मैं। आदरणीय परमात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तो मैंने कई खुलासे किए थे। मैं कई कंपनियों के लिए ऑर्डिनरी ऑडिटर रह चुका हूँ, और मैंने एक बार लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बच्चा मेरे कोई नहीं था, और मेरी बीवी को भी कैंसर हो चुका था। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पागल हो चुका था कि मुझे आपकी किताब मेरे हाथ पड़ी, और आपकी किताबों को पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला लिया, और अपने आप को फुल टाइम मैंने इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताबें? जी, जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाए, और आज मैं बैठा हूँ अपने आदर्श के सामने। मेरा पद्म विभूषण है, और सामने समंदर के दूसरे छोर पर ये सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। ये शाम की चिड़िया चहचहाने लगी है, और आप आराम से बैठे बैठे यूं ही बिस्किट पी रहे हैं। तुम में शायर होने के सारे गुण हैं, माय डियर गड़गड़ सूफी। माय डियर गड़गड़ सूफी। और ये सिर्फ आपकी ये किताबों का ही असर रहा है मेरी जिंदगी में। सुनकर बहुत तकलीफ हुई। तुम अभी भी फटे हाल हो। तुम्हारा ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी लेकर नहीं आया। अब जिंदगी फूलों का बिछोना तो वैसे भी नहीं हो सकती है ना परमात्मा साहब। बात तो सही बोलते हो। वैसे मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। क्रिमिनोलॉजी की इस पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? जी, मैं कर रहा हूँ लिटरेचर माने की साहित्य। लिटरेचर माने की साहित्य। अब साहित्य के बारे में एक मिनट तुम्हें वो दरवाजा देखा? जी, मुझे दरवाजा दिख रहा है। आप वहाँ देख लीजिए। और एक काम करिए, वहां से दफा हो जाइए। अरे आदरणीय, तुम क्रिटिक्स बनना चाहते हो? आप कृपा मुझे बाहर जाओ। इजाजत दीजिए मुझे। Get out! सुनिए मेरी बात को लेके। मैंने उनकी किताबों को उनके एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की है, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखे। मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि वो एक खास स्टोरी पे आधारित है, या यूं कह लीजिए कि मेरी एक खास स्टोरी पर आधारित है वो किताबें। क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में मैंने झांकना शुरू कर दिया था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल। आप न केवल अपने वक्त के सबसे महान और इकरा के कर्तव्य भी लेखक हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे खूबसूरत रोमांटिक मर्डर सीखने के लिए आपको ही जाना जाता है यहाँ पर।
ग्लोरीफाई नहीं, मैंने हमेशा इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की। अब जाहिर है अपने पूरेपन में इंसान प्यार करने के साथ साथ कत्ल करने की भी काबिलियत रखता है। जी, आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर एक खौफनाक चीज समझी जाती थी, लेकिन आपकी कलम ने जिंदगी के इस शाह हिस्से को, या यूं कहें कि मौत के इस शाह हिस्से को भी बेहद रंगीन और खूबसूरत बना दिया है। आपको आज हिंदुस्तान की पावन धरती पर मौत का रंगीन सौदागर के नाम से आपको जाना जाता है। वो केवल मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी। तुम मेरे नॉवेल्स ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस की रिपोर्ट्स हो। बिल्कुल, आपके हीरोज ना ही किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, ना ही उन्माद, बल्कि वो मर्डर करते हैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ये ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, पर आपकी मर्डर में कोई भी मोटिव नहीं होता है। यहां तक तो देखा जाए तो यह कानून के हिसाब से भी मर्डर बिना मोटिव के नहीं हो सकता है, और मोटिव यहाँ होता ही नहीं है। और ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स, या कहें कि नेचुरल डेथ्स हो। चलो मान लिया, लेकिन ये बात तुम साबित कैसे कर सकते हो? ये तो मैं अपनी खोजबीन के इस खोज पर अपने आप को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता हूँ। क्या नाम है उस डॉन का? उस डॉन का नाम है डॉन काहोटी। डॉन काहोटी। वो वही है जो आजीवन इस उन्माद में जिंदा रहता है कि उसके कल्पना में किए हुए रोमांस हकीकत है। लेकिन मैं आपके भी नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता हूँ। लेकिन फर्क यह है कि मैं अपने आप को भी किसी चीज बहुत ज्यादा नहीं होने देता। मेरा तो एक ही मोटो है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और बस आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए भी कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवान का सामना करते हैं। हर तरफ हैवान। जमील, जमील जी, आज सारी रात हमें काम करना है। मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो ताकि इन्हें भी आनंद आए। ब्राजी हवाना? नहीं नहीं, बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं अपनी ये सिगरेट पी लेता हूँ। ये सस्ती सी सिगरेट मेरी, मैं ये पी लूं? जमील, तालाब में सिगरेट का कश लगाने का आनंद जो है, सोर्दों से संभोग करने के बराबर है। समझ रहे हैं? जमकर संभोग करो, मगर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते चलो। मेरे लिए किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे बहुत ही डिटेल एनालिसिस की जरूरत है, और तभी मेरे हाथ में पड़ा आपका नॉवल ही वॉज नॉट ए जुवेनाइल। मेरा पहला नॉवल। जी, क्या कलम थी वो? जो 11 साल पहले छपा था। उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है। बॉलीवुड में उसके राइट्स के लिए होड़ मची है। दिल्ली में एक बस में गैंग रेप होता है, लड़की मर जाती है, उनमें से 5 को फांसी हो जाती है। छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी कहें कि 18 साल से 6-4 महीने छोटा, यानी अपरिपक्व। उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया। उस रेप के बाद हुए सड़कों पर हो हल्ले, प्रोटेस्ट और शोरगुल को धीरे धीरे गायब होते दिखता है। फिर 3 साल बाद उस चाइल्ड होम से निकलता है और बढ़ती हुई उम्र के साथ भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर वहां पर पुरानी दिल्ली में एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। वो उसे राजी करता है। चल मर्दन तैयबा करा के होटल में चल, जहां उसे वो सेड्यूस करता है।
शराब के उन्माद में, अपने सस्ते चांस में, जो कि उस जर्मन औरत के लिए बिल्कुल नया है, वो तो उसे यकीन दिलाता है, पगली इधर चल, ये मिलन का सुख तुझे मालूम है कहाँ है? मिलन का सुख ये खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कोई है तो नफ्स काटकर ये आत्महत्या करने में है। हाँ हाँ, वो औरत पागलों से बड़बड़ा रही है, हंस रही है और उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर अपने आप को उस सेक्सुअल एक्सटेसी में मार डालती है। लेकिन वो लड़का अपने आप को नहीं मानता है, हर किसी मानता है। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और बाहर चला जाता है। वहां पर एक मोतिया खान की बस्ती के पास से गुजरता है, एक मिशनरी की पादरी की हड्डियां तोड़ता है, उसका बटुआ छीनता है और सुबह होने से पहले वहां से चला जाता है। अब आप इसे एक एब्सर्ड प्लॉट कहें, ये एब्सर्ड प्लॉट कह रहे, लेकिन पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देते। तुमने इटावा से दिल्ली आकर उन तंग गलियों की खाक जानी ताकि तुम मेरी इस कहानी को तस्दीक कर सको। मेरे पास कोई चारा नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं वहां गया और अपने लिए मैंने न्यूज़पेपर्स अपने लिए उपलब्ध करवाए और दिल्ली के कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे देकर काम पे लगाया कि वो सारी हासिल कर सके। ये बहुत सारे पैसों पे बहुत जोर देते हो। कम पैसों में हिंदुस्तान की पावन धरती पर काम नहीं होता ना श्रीमान, इसलिए। ये भी सही है। तो क्या मालूम पड़ा? वो जर्मन की बजाय एक स्वीडिश डिप्लोमेट की थी जिसने सुसाइड कमिट की थी 11 जनवरी 2014। वो एक बहुत ही घटिया होटल में मारी पाई और उसी दौरान एक मिशनरी पादरी को भी मारा गया। उसकी हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो मारने वाले के बारे में कुछ नहीं बतला पाया, कुछ भी नहीं। और फिर मैंने उठाया, मिस्टर एक्स इज बोर्ड, मेरी दूसरी किताब। हाँ, आपकी दूसरी किताब। एक इंसान मिलता है एक 16 साल की जवान मुस्लिम लड़की से, वो आके बीच पर मिलता है। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मन मिलता है। आप कह सकते हैं कि प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और जलती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगा पाने में कामयाब हो जाती है। ये परिणाम है कड़कड़ाती बिजली का और बरसती बरसात की रात के अंदर में होता रेप और मर्डर, लेकिन साथ में बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक छोटे से डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। फिर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल्स, रेडियो कॉल और उनके चीखते सायरेंस, पकड़ो पकड़ो, आगे ना जाए, पकड़ो बोला, पकड़ो, और सस्पेक्ट जिसमें सब है छोड़ असली कातिल। वो बेहतर पॉपुलर है और करोड़ों दिलों के अंदर बसता है। अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विस के लिए उस पर शक होना नामुमकिन है। पाप वो लंबा है, चौड़ा है, वो तो उल्टे लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है, वहां पर एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए। जाने से पहले उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है। और इस तरह ये नोवेल किसी तरह की ट्रेजेडी की तरह खत्म हो जाती है। जमीन, जमीन, यस सर। ये खंजर लेकर जाओ। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। जी, उसी वक्त एक 16 साल की जवान मुस्लिम लड़की का रेप हुआ है, कुआं के बीच पर, समंदर के किनारे। और कातिल हमेशा की तरह कातिल का पता नहीं। ठीक उस औरत के कातिल की जी, तरह। बावजूद उसी तरह बेहतरीन काबिल पुलिस फोर्स के रहते में उन लोगों की लिस्ट है जिसका मिलान और संबंध मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका हूं। सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 22 नाम हैं। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले। ये सब लोग मर चुके हैं। कुछ ने सुसाइड कमिट किया है, कुछ अजीबोगरीब हादसों के शिकार हो गए। छोड़ उस मुस्लिम लड़की के, उस
मुस्लिम लड़की है जिसका रेप और मर्डर हुआ के बीच पर हुआ। ये हैदराबाद की बेगम लुबना के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये तो उस जाहिरा से सिर्फ मेल भर खाती है जिसका मिलान और संबंध मैं आपके नोवेल्स एंड द नाइट बिगिंस में जो गला घोंट के मार डाल देता है, मैं उससे प्रमाणित कर चुका हूं सब चीजें। बहुत ही शानदार लिस्ट है और बहुत अनोखी भी। मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है सब कुछ। और सिर्फ यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, आगे कहना चाहता हूं जहां जहां पर ये सुसाइड्स एक्सीडेंट्स हुए वहां पर किसी ना किसी रूप में आप साक्षात मौजूद थे। आप दिल्ली में थे जब वो लड़की बनी। देखा जाए तो आप तो गोवा के बीच पर थे जब वो स्वीडिश औरत बनी। आप उन 20 जगह मौजूद थे जहां वो 20 लोग मरे, यानी कलकत्ता में सोनाघाची में आप थे, असम में नीलगिरी में आप थे और केरला में निधिपुरा में आप थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं हर जगह मौजूद था और तुम मेरे पीछे लगे। वो मुझे लगना ही था श्रीमान, मुझे लगना ही था अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपनी ही निगाह में। वो मेरे लिए एक संजीदा विषय था, वो सब कुछ मजाक नहीं था। तब तो ये बहुत ही महंगा पौधा पड़ा होगा तुम्हें, यानी कि इतना खर्च। तबाही की हद तक पड़ा है। मैंने पीठ काट काट इसकी यात्रा की, मैंने भूखा रहना सीखा, मैंने इसकी आदत डाली। बस मैं एक जगह नहीं पहुंच पाया था, वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा, 7 साल पहले की यात्रा। और हाँ, आपकी सालाना छुट्टी या तो अफ्रीका में बनती थी या कहीं तो क्यूबा। कोई फायदा भी नहीं होता सूफी, मैं वहां सिर्फ हाथियों का शिकार करने के लिए। चलिए मान लिया, मैंने ये भी मान लिया है, पर बाकी जगह पर मैं आपके पास था, लगातार आपके पास। आप किसी 5 स्टार होटल में रहे और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस, सस्ते से। वहां ये एक्सीडेंट्स हुए जिसको आपने बाद में मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। फिर अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो आना ही था, वो ये था कि आपके काम और इत्तेफाक में संबंध क्या है? जाहिर है, तुम्हें क्या लगता है? ये चंद संभावनाएं, ये चंद संभावनाएं मेरे सामने जन्मी जब मैंने इनको घनघोर कर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की। देखिए, या तो आपके नोवेल्स बिल्कुल उसी तरह से घटित हुए हैं जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत थी, या तो आपने इन्हें अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया था। देखिए, लेकिन फिर अंत में मैं इसी परिणाम पे पहुंचा हूं कि अगर सत्य हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है। यही सत्य हो सकता है। चलिए मान लिया, मैंने मान लिया कि आपके नोवेल्स वाकई में सच्चे हैं। वाकई में नोवेल्स सच्चे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इन सब का कातिल कौन है? कौन है इन सब का कातिल? और क्या जवाब मिला तुम्हें? ये मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें सारे आपके हीरोज, आपके सारे कातिल में से सब में से एक कातिल मानना पड़ेगा। एक सब साफ तौर पर कमोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक थे। ये सब लंबे चौड़े अमूमन नंगे सीने के साथ ये सब लोग कत्ल के मौके पर देखे गए हैं। जरूरत से ज्यादा लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए नशे की तरफ में सारा बॉल आपके वैश्विक और तृतीय बड़े प्लॉट्स में घुसते चले गए। माफ कीजिएगा हमारे साहब, वो आप थे। सच कह रहे हो? एकदम सच बोल रहा हूं। एक बार फिर सोच लो। कई बार सोच चुका हूं, कई बार। मतलब हर बार मैंने? आपने ही 21 बार लोगों को मारा है। 22। ये मेरा ठोका बजाया ठोस परिणाम है। मैं इस वक्त न केवल अपने समय के महान राइटर के सामने खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस समय मेरे सामने देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी खड़ा हुआ है। 22 लोग? 21 लोग, माफ कीजिएगा 21 लोग हैं वो।
इस हैदराबाद की बेगम के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, चलो मान लिया 21 तो 21 ही सही, मगर ये बातें सुनना लोग पसंद करेंगे। पसंद करेंगे क्योंकि ये बातें उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सब ये देखिए। तो आप तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी शांति से, कितने समर्पण भाव से मंत्र मुक्त होकर आप मुझे सुन रहे हैं। ये मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी इतने ही स्पष्ट भाषा में आपसे कुछ और कहना चाहूंगा। बकायदा कहो। पहले मेरा ख्याल था कि मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देता हूँ, और अब अब ख्याल बदल गया। शायद इसकी कोई वजह? मैं आपको 10 सालों से देखता आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि आपने कितनी शांति से अपने शिकारों को सुना है और कितनी आराम से अपने काम को आपने अंजाम दिया है। तो तुम मुझे एडमायर करते हो? जी, मैं आपको एडमायर करता हूँ पूरी एक तरह से। निर्मम कातिल मानकर या एक महान उपन्यासकार मानकर? दोनों। जितना मैंने आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया है उतना ही मैं आपकी साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चुका हूं। मैं आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानता हूं और आपके आर्ट की खातिर ये बेशकीमती त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं। और बदले में मुझसे क्या चाहते हो? आपसे मुझे चाहिए एक जरा सा टोकन। मेरी पीठ थपथपा दीजिए सर। दबा दी। Thank you so much. Thank you. मैं चाहूंगा कि मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा आप अपने सर पर लें। मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मनी चाहिए जिससे मैं आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा प्रशंसक और ताबेदार बनकर रह सकूं। मुझे टोकन चाहिए 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए? जी, हर महीना या सालाना? हर महीना ही चाहिए। जी, मिस्टर सूफी, इस वक्त मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आए हुए सबसे महान व्यक्ति हो। तुम्हारे तेज तर्रार दिमाग से तुम्हें गलत नहीं किया। तुम एकदम सही निष्कर्ष पे पहुंचे। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। आप सब कुछ कबूल करते हैं? हाँ, मैं कबूल करता हूँ। वो स्वीडिश औरत को कबूल करते हैं? मैंने ही उसे मारा है। वो जवान कमसी लड़की को कबूल करते हैं आप? उसे भी मैंने ही मारा। वो जोधपुर की तलाकशुदा मरनानी को? उसे भी मैंने ही मारा। उस हैदराबाद की बेगम लुबना के नाम के आगे का क्वेश्चन मार्क हटा। ये हैदराबाद की बेगम नहीं गिनी चाहिए क्योंकि वो अपने स्वाभाविक मृत्यु वाली थी। चलो छोड़ो, देखिए, उसे छोड़ो। बाकी 21 आपने सच में पूरे 21 लोगों को मारा है? ना एक कम ना एक ज्यादा। मेरा भगवान जानता मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। ये पल मेरे लिए महान है। सच में ये पल मेरे लिए महान है। वाकई सूफी, तुम्हारी जिंदगी इसके आगे कहीं नहीं रुक जाती। सर, वो ब्रिटिश बिजनेसमैन की बेटी आपको फिलहाल अंदर जाओ। ये उस ब्रिटिश बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटी नहीं है जो आपसे लगे हुए रूम में रह रही है? वही है।
आपकी अगली शिकार है ये? हरगिज नहीं। मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा। बावजूद सारी समझदारी और सावधानी के तुमसे चूक हो गई। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह मेरे कमरे में आना और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बतलाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं? आपका मतलब आप मुझे मार भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल था परमात्मा साहब। मैंने स्थिति का हर सिरे से जायजा ले लिया था और बहुत ही शांति से हर तरह के एहतियात भी बरत लिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार आपके रूम के ठीक नीचे ठहरी हुई है। एक थाईलैंड का एम्बेसडर आपके बाएं वाले रूम में, और इस वक्त ठीक नीचे और बिशप ऑफ रोम का डेलीगेशन ठहरा हुआ है। एक जोरों की मुझे यहाँ पर चीख मारने की जरूरत है यहाँ, और कल सुबह के मुख्य पृष्ठ पर ये घटना बड़े बड़े हरूफ में छप जाएगी तो आपको मुझे बहुत ही खामोशी से मारना पड़ेगा। इसके लिए जहर इकलौता हथियार हो सकता है। जहर। बहुत खूब। और इसलिए तुमने ड्रिंक पीने से इनकार कर दिया? जाहिर है। आपको क्या लगता है मेरे लिए इनकार करना इसको नामुमकिन था? मैंने तुझे एक बार पिया है, कैसी लगती है तू जब जवाब में जाती है? और इसीलिए तुमने सिगार पीने से भी इनकार कर दिया? जाहिर है मैं नहीं भूल सकता उसको। आपने सागर अंबानी को ऐसे ही तुम्हारा था। आपने हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबोकर आपने उसकी जान ले ली थी। चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें किसी और तरीके से मार दूं तो? तुम इटावा जैसी मामूली सी जगह से आए हो, कहीं गायब भी हो गए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इटावा को आप मामूली मत समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, 4 मॉल खुल चुके हैं। आपके टीवी से लेकर रियलिटी शोज की धमक गूंजती रहती है इटावा में, और कल्चर गरज के बरसता है वहां। बस यही चूक कर गए। कल्चर गरज कर बसता है तो चांद के उस छोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती, वरना तुम्हें अपनी इस घटिया सी बिना सिर पैर की इन्वेस्टिगेशन का कब से मालूम पड़ गया होता। तुमने वो साबित किया है जो न मालूम कितने बार कितने लोग साबित कर चुके। मतलब ये कि जिसे तुम एक बेशकीमती राज समझकर अपने सीने में छुपाए घूम रहे हो, दुनिया उसे कब से जानती है? नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मैंने 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 हर न्यूज़पेपर्स ये नाखूनों से छाप मारा है। किसी में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। सच सिर्फ एक जगह मिलता है, और वो है टैबलाइड न्यूज़ के पन्ने पर या मिट्टी के मुख्य पृष्ठ पर। और ये सब मेरे मर्डर के जिक्र से भरे। तुम्हें क्या लगता है ये लोग मेरा काम हजम कर पाते अगर वो ये नहीं जानते होते कि मैं उन्हीं मर्डर्स का वर्णन कर सकता हूं जिसे मैंने खुद अपने हाथों से किया? सही कहा आपने। आप तो अरसे पहले गिरफ्तार हो गए होते अगर ये सब कुछ सच होता तो। अगर क्यों? क्योंकि आप जो हैं आप खूनी हैं, पेशेवर खूनी हैं आप। आपने इतने लोगों की जान ली है आपने। तो क्या हुआ? आर्टिस्ट तो हमेशा से ही तरीका होता है। कम से कम मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही मानती है। देखो गेटे को, देखो एडगर एलन को, इन्हें तुम क्या नाम दोगे? आर्टिस्ट दरिंदे के अलावा क्या नाम दो? पहले लोग हमसे नफरत करते हैं, फिर इसी वजह से हमसे मोहब्बत करना शुरू करते हैं। हम सामाजिक सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं तब तक जब तक हम उसकी दूरी नहीं, और दूरी ही नहीं, हम एक महान आदमी के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी स्वीकारोक्ति के साथ पब्लिक का सारा इंटरेस्ट हमारी प्राइवेट लाइफ में आकर बंद हो जाता है। हम उन लोगों के आदर्श बन जाते हैं जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। हमारा आर्ट हमें हमारी सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे नॉवेल्स मर्डर बट मूव्स के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला होता अगर मैं खुद मर्डरर नहीं होता तो? हाँ, तुम्हें प्रमाण चाहिए होगा। प्रमाण चाहिए। देखो इन खतों को, देखो इनमें हाई सोसाइटी की औरतें हैं, मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं,
कम से जवान लड़कियां जिनकी एक ही ख्वाहिश है, मेरे होने वाले मर्डर्स में नौबत की मर्डर की बात। ये सब कुछ झूठ है। मैं सपना देख रहा हूँ शायद। नहीं, ये झूठ है। तो सही वक्त है, जाग जाओ। सर, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस बुला दी आपको। आप फिलहाल अंदर जाइए और फिर जाइए। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं ग्वालियर जैसे छोटे से शहर में बसा। उस वक्त मैं सच्चे मिले ब्रॉड में ध्यान दिया करता था। कुछ एक प्रकाशकों ने मेरी पीठ थपथपाई, बाकियों ने मेरी पांडुलिपियां कूड़े में डाली। ठीक ही था, मैं दिल्ली भाग आया। मैं मारा मारा फिर रहा था, मुझे कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही। और तभी अचानक दिल्ली में एक गैंग रेप होता और उसमें से सबसे खतरनाक कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता। मैंने अचानक पाया कि वाह, मुझे मेरा हीरो मिल गया। मैंने उसे अपने भीतर छोड़ दिया और परिणाम ये साहित्य मेरे अंदर से फूट पड़ा। मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया, उनकी सहूलियत के हिसाब से। वो जमाना था चेतन भगत और अश्विन सांघी। हिंदुस्तान में अंग्रेजी के बेस्ट सेलर आना शुरू हो चुके। मेरी पार की नजर जान चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा। मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया, उनकी सहूलियत के हिसाब से। मैंने उसके बाद से 5 कथाएं लिखी। मैंने अपने लिखने के स्टाइल पे ध्यान देना बंद कर दिया और वही मेरा स्टाइल बन गया। मेरी किताबें जलाई गई, बैन की गई, कुछ एक धार्मिक संस्थानों ने मेरे पर केस भी चला। अगर मेरी किताबों की बिक्री और प्रिंटिंग लगातार बढ़ती और वो बड़ी से बड़ी, मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं। मुझे जिसने भी कोर्ट में घुसी है वो कुत्ते की तरह अपना ही भाव करता है। तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ को गड़बड़ सुनती। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी बोझ में कर दी और इसके लिए तुम सजा के पास हो। फिर से तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए किसी और चीज से। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए किसी और चीज से। चलो उठो, मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। मगर क्यों? मुझे एक नया प्लॉट चाहिए। क्या? हाँ, मतलब? मुझे एक नया प्लॉट चाहिए। मतलब आप मुझे क्या मतलब? नया काम शुरू करने अचानक पिस्तौल क्यों निकाल रही? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? मैं जा रहा हूँ। अरे मैंने ये पिस्तौल तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाला। मैं हर चीज की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ से सीधा इटावा चला जाऊंगा जी, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे नया नॉवेल लिखने का आइडिया दिया है सुखी, और इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त मरना पड़ेगा। तुम तो जानते हो मेरी अपनी कोई कल्पना शक्ति नहीं है। हाँ, मैं वही लिख पाता हूँ जो मेरा अनुभव होता है। जानते हो ना तुम ये बात। मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा। लाखों करोड़ों लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे, डर से कांपते हुए, आंखें और मुंह खुला हुआ, जिसमें खौफ के कीड़े बिलबिला रहे होंगे। तो एक 2 कौड़ी का अकाउंटेंट अचानक सुनहरे सपने से जागता है और पाता है कि सच कितना खतरनाक है। अरे बचाओ मुझे, मुझे मार देगा। कोई आया बचाने? हाँ, वो बॉलीवुड सुपरस्टार,
वो थाईलैंड का एम्बेसडर या वो आर्च बिशप ऑफ रोम जिसकी सारी जिंदगी सच का हवाला देते देते गुजर गई, तू कोई आया बचाने? साले राक्षस, राक्षस है तू। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं और मैं ये जानता हूं कि पिछली सेंचुरी का आर्ट था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सेंचुरी का आर्ट है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट है। सूफी, सूफी, तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे ये सब करना अच्छा लग रहा है? हाँ? मेरा भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ शराब पीना पसंद करता और उसके बाद बीच के किनारे बैठकर चहलकदमी करना पसंद करता, बजाय इसकी कि सारी रात बैठ के तेरी मौत का खूनी वृतांत लिखूं। मुझे माफ कर दो मेरे वाले, मेरे वाले मुझे माफ। आदरणीय ब्रह्मात्मे, आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी सूफी। हाँ? आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती सूफी। आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती सूफी।